हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 37 तक कवर कर लिया। आज की सेट में हम लोग सेट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल से हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। और क्या क्या चीज़ यहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, गोदीवारा दरवाज़ा सड़क की तरफ खुल रहा था। बाकी जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में बाकी शहर का जो दरवाज़ा था वो मेन सड़क के पीछे की तरफ खुलता था, जबकि हड़प्पा में मेन सड़क की तरफ यहाँ पे दरवाज़ा खुलता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। चनहुद्रों से क्या क्या मिला? तो दोस्तों, चनहुद्रों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजे का निशान मिला है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से हल मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काली चूड़ियाँ मिली हैं। जबकि बनवाली की बात करें तो दोस्तों, बनवाली से जाड़ मिला है, गर्त मिला है, कटोरा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये सारी चीज़ बनवाली से मिले हैं। तो सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो आप सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। संभवनाथ या तीसरे तीर्थंकर थे और सुमतिनाथ ये 5वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, बिहार से एक तीर्थंकर जो है वो रहे थे। वो कौन से तीर्थंकर थे? तो वो 12 नंबर के तीर्थंकर थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था वसुपूज्य स्वामी, जो कि बिहार से संबंधित थे। और ये इनका जो जन्म हुआ था वसुपूज्य स्वामी जी का, इनका जो जन्म हुआ था वो भागलपुर के चंपावती नामक जगह पर से हुआ था। टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं जैन धर्म में? तो टोटल तीर्थंकर जो है दोस्तों वो 24वें हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है? तो वो महावीर स्वामी है, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों, कुशीनगर ये मल्ल की राजधानी थी। कहाँ की? मल्ल की, जो कि वर्तमान यूपी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवंती, दोस्तों अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर माहिष्मती, ये दो थी अवंती की राजधानी। अस्मक की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी थी। जबकि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और यह सूरसेन जो है दोस्तों एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूरसेन कौन सा ऐसा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सूरसेन था वो। और वो यहाँ की राजधानी क्या थी? तो वो थी मथुरा। अगला प्रश्न है, सीरिया के शासक एंड्रियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो दोस्तों, डायमेकस, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, जो कि एक यूनान राजदूत था। अगला प्रश्न है, कीर्तार्जुनियम की रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, कीर्तार्जुनियम के रचयिता भारवी थे। कौन थे? भारवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारवी। दांडी का बात करें तो दोस्तों, दांडी का जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसका प्रथम रचना है काव्य दर्शम, दूसरा है 10 कुमार चरित्रम, और फिर जो है इसका और एक प्रसिद्ध रचना है अवंती सुंदरी। भवभूति की बात करें तो दोस्तों, भवभूति की रचना है मालवी माधव। कौन सा है? भवभूति की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मालवी माधव। महेंद्र वर्मन की बात करें तो महेंद्र वर्मन ने लिखा था मत विलास प्रहसन, जो कि एक हास्य ग्रंथ था और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है।
सुल्तान अलादीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहे थे? तो दोस्तों यह उन्होंने काजी मुगीसुद्दीन को कह रहे थे कि मेरी सीमा में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो दोस्तों जरी कलम की उपाधि इन्होंने मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिए थे। किसको? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। और क्यों दिए थे? तो पत्रों की, यानी जो लेटर लिखा जाता था, पत्रों की अनुपातिक वक्रता के द्वारा लिखावट के कारण इनको जरी कलम की उपाधि दी गई। जबकि सीरी कलम की उपाधि अगर बात करें कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो अब्दुल रस्सम को दी थी सीरी कलम की उपाधि। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध एक प्रकार का जो था राज सिंहासन के लिए किया गया युद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 29 मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। और यह अपने राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकार के लिए किया गया ये युद्ध था, जिसमें औरंगजेब जो है वो विजयी हुए थे और दारा सिकोह हार गए थे। बाद में औरंगजेब सामूगढ़ का नाम बदल के उसका नाम फतेहाबाद कर दिया था। सामूगढ़ का नाम क्या कर दिया था? तो फतेहाबाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह लॉर्ड लिटन के टाइम पे किया गया था। उसके एक जो अकाल आयोग था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रिचर्ड स्ट्रेची कर रहा था। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में इस अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनके साथ और जो लोग मिलके इस सभा का स्थापना किए थे वो थे नेरोजी फरदोजी, एस बंगाली और RK कामा। इन चारों के द्वारा मिलकर 1851 ईस्वी में मुंबई में रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? यानी कि आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। तो कौन कौन सा ग्रह कहलाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह कौन कहलाते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इसमें आंतरिक ग्रह पूछा है तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहते हैं। दोस्तों आपसे कभी कभी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टियां किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टियां पाई जाती है। और इसी क्षुद्र ग्रह की पट्टी की वजह से इन ग्रहों को आंतरिक और बाह्य भाग में विभाजित किया गया है। और साथ में ही आंतरिक और बाह्य ग्रह का रीजन ये भी रहा है कि वो सूर्य से दूरी के स्थिति की वजह से भी इसको आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। तो सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। अपसौर यानी कि सूर्य से पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौरी के नाम से जानते हैं। जबकि सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, जिसे हम लोग उपसौरी के नाम से जानते हैं। यानी उपसौरी की घटना 3 जनवरी को होती है और अपसौरी की घटना 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? दोस्तों एम्फीबोलाइट यह बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी सेल है। कौन सा? एम्फीबोलाइट किससे बनी है? बेसाल्ट से। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों बेसाल्ट जो है यह आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो प्लाया किस तरह का रूप है? तो यह पवन से निर्मित रूप स्थलाकृति है। किससे?
पवन से निर्मित है। दोस्तों पवन के द्वारा बने गर्तों में जब बारिश का पानी आकर जमा हो जाता है तो यहाँ पे एक छिछली झील बन जाती है जो बाद में वाष्पीकृत होकर फिर सूख जाती है। तो ऐसे ही झील को प्लाया कहा जाता है। तो यह किससे निर्मित होती है? तो यह पवनों के द्वारा निर्मित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह यूरोप को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत का जुड़वां शहर नहीं है? तो कटक और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको जुड़वां शहर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। हुबली और धारवाड़ जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको भी जुड़वां शहर कहा जाता है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो कि गुजरात में स्थित है, इसको भी जुड़वां शहर कहा जाता है, जबकि त्रिशूर और तिरुवल्ला को जुड़वां शहर के रूप में नहीं जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिशूर तथा तिरुवल्लार जो कि जुड़वां शहर नहीं है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जेम्बाजी नदी पे स्थित है जो कि अफ्रीका की नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात को सात आश्चर्यों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में होता है। कितना होता है? तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। दोस्तों ओजोन परत करता क्या है? तो यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी त्वचा का रक्षा करता है। त्वचा, ये परावैंगनिक किरण जो है अगर पृथ्वी पर आए तो त्वचा कैंसर फैलाएगी, जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? दोस्तों मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम सूर्य से बाकी ग्रहों के दूरी की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे है। तो मंगल और शनि के बीच कौन सा पड़ता है? तो बृहस्पति पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? दोस्तों समतापी होते हैं पक्षी और स्तनधारी। कौन सा होता है? पक्षी और स्तनधारी जो है वो समतापी होता है, यानी गर्म खून वाला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षी। अगला प्रश्न है, केंचुआ श्वसन करते हैं। तो दोस्तों केंचुआ श्वसन करता है अपनी त्वचा से। किससे श्वसन करता है? अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केंचुआ की त्वचा जो है ये दोस्तों बहुत पतली और नम होती है, इस वजह से ये केंचुआ त्वचा से शोषण कर पाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो वो हो जाएगा क्लैमिडोमोनास, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लैमिडोमोनास जो है यह एक हरी शैवाल की प्रजाति है जो कि एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगला प्रश्न है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? तो दोस्तों पारा तापमापी तापमापन की सीमा -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा रोग की किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों पेलेग्रा रोग जो है यह नियासिन की कमी की वजह से होता है, यानी विटामिन B3 की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 की कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जीभ या फिर गले में सूजन, ये सारे जो बीमारी हैं वो राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन विटामिन B1 जिसकी वजह से बेरी रोग होता है। अगर विटामिन B1 की कमी हो गई है तो बेरी नामक रोग होगा। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की कमी से हड्डियों से जुड़े रोग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियासिन। पेलेग्रा रोग नियासिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्भर होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है,
विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारिता पूछा है, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, वोल्ट जो है यह विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, और टेस्ला दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है। तो सारी चीज याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यतः ताप पर अभिक्रिया करती है? दोस्तों जल जो है यह जल के साथ सोडियम जो है यह अभिक्रिया करती है, और यह अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी भी वस्तु का जो उदाहरण है वह है एक समान त्वरण के साथ गिरना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समान त्वरण। दोस्तों त्वरण जी यानी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, और जी का वैल्यू कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू। अगला प्रश्न है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? दोस्तों रोल गोल्ड किसका बना होता है? तो यह कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर एवं एल्यूमिनियम, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम बना के रोल गोल्ड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरा कशिश जिसे हम लोग नीला थोथा करके भी जानते हैं, या फेरस सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, किसे? फेरस सल्फेट को। जबकि सफेद कशिश यानी सफेद थोथा किसे कहते हैं? तो जिंक सल्फेट को सफेद कशिश कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, नीला थोथा फेरस सल्फेट, सफेद कशिश जिंक सल्फेट। अगला प्रश्न है, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे होते हैं? जो पारा जिसमें संग्रहित होता है वो पात्र किससे बना होता है? तो वो लोहा से बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारा लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि बाकियों के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों पारा जो है कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? सभी तत्व, कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से उपस्थित है? तो वो है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन है? तो वो हो जाएगा बेकेलाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकेलाइट। दोस्तों बेकेलाइट सबसे पुराना कृत्रिम बहुलक है। अगला प्रश्न है, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? तो स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा संघीय बजट 2010-11 में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये स्वावलंबन दोस्तों है क्या? तो यह भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, सूचीबद्ध किया गया। शुरू में जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी, जबकि अभी वर्तमान में 11 है। कैसे? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया, और टोटल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में सूचीबद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं। दोस्तों लोकसभा के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही, प्रधानमंत्री की सिफारिश में ही मंत्री बनाया जाता है किसी भी संसद को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है, यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो अस्थायी मितव्ययिता समिति यह प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें लोकसभा के कोई भी जो मंत्री पद पर हैं वो इस प्राक्कलन समिति के मेंबर नहीं होंगे, जबकि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। ये प्राक्कलन समिति करता क्या है? तो सरकार के द्वारा जो धन व्यय का अनुमान लगाया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें जो दिखाया जाता है कि कहाँ धन क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना करना है, तो उन सारी चीज़ों का जांच करता है ये प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष की उम्र तक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तो उतने टाइम तक के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कार्यरत रहते हैं। अगला प्रश्न है, कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य यह सिक्किम में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हांगुल पाए जाते हैं? हांगुल कहाँ पाया जाता है? दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पे हांगुल पाया जाता है। हांगुल होता क्या है? तो दोस्तों हांगुल जो है वह कश्मीरी हिरन को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? कश्मीरी हिरन को हांगुल कहते हैं। दोस्तों हांगुल को जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है, तो ये याद रखिएगा, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। हांगुल कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाचीग्राम में पाया जाता है। इसको कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अगर पूछे तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड अभी हमने बताया ही है। तो 7 अप्रैल को जो दोस्तों है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बांस नृत्य जो है यह मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांस नृत्य में होता क्या है? तो बांस पुरुष जो है वो बांस की छड़ी को एक दूसरे से टकराते हैं और उसकी जो वहाँ की जो स्त्रियां होती है उन बांसों के बीच में नृत्य करती है। तो ये एक प्रकार का लोक नृत्य है जो मिजोरम का है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। DRDO के प्रमुख कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो डॉक्टर समीर कामत जो है वो DRDO के प्रमुख हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी पूछे तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? दोस्तों जब उपभोक्ताओं की आय यानी कि खर्च करने वाले की आय में वृद्धि हो जाती है तो वो विलासिता की तरफ मुड़ता है, और इसमें क्या होता है, निम्न स्तरीय वस्तु जो कि सस्ती वस्तुएं होती है उसको वो लोग प्रीफर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तो आय वृद्धि हुई है। तो इसी वजह से किसमें गिरावट आएगी? तो निम्न स्तरीय वस्तु में गिरावट आएगी, जबकि विलासितापूर्ण वस्तु में वृद्धि होगी। वृद्धि पूछे तो विलासितापूर्ण वस्तु याद रखिएगा, गिरावट निम्न स्तरीय वस्तु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? तो दोस्तों वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा? दोस्तों किसी भी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दोस्तों वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो भूमध्य रेखा से ज़्यादा ध्रुव पर होता है, तो इसीलिए ध्रुव पृथ्वी के ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण मतलब भार जो है वो अधिक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।